साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी जो बिहार की पीसीएस की परीक्षा होनी है उसके लिए बिहार स्पेशल देख रहे हैं और इसी के तहत हम लोग जो है यूटेरिया बिहार तथ्य संग्रह जो पुस्तक है इस पुस्तक का हम लोग यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, यह पूरी पुस्तक हमने पहले ही बात की है कि यह पूरी पुस्तक पूरा 11 चैप्टर में विभाजित है। तो इसके 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का इतिहास। आज की वीडियो में हम लोग इसका जो तीसरा चैप्टर है बिहार का भूगोल, इस बिहार के भूगोल को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिहार के भूगोल। देखिए, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। देखिए, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? एक आपका पर्वतीय तराई क्षेत्र है, दूसरा है मैदान, तीसरा है आपका पठार। अब ये तीनों जो है उप विभागों में या उप शाखाओं में विभाजित है। जैसे आपका पर्वतीय तराई क्षेत्र जो है ये सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी इसमें विभाजित है। आप यहाँ मैप में आप देखें तो ये देखिए, आपको यहाँ पे जो पर्वतीय क्षेत्र ये वाला हिस्सा है यहाँ पर है, इसमें सबसे ऊपर सोमेश्वर श्रेणी है, फिर दून घाटी, फिर रामनगर दून है। तो ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपका जो आता है मैदान, मैदान आपका उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। देखिए, गंगा नदी आप देखें तो बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। तो जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी आपका गंगा का मैदानी भाग हो गया और दक्षिणी वाला जो है दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग हो गया, या उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार में इसको विभाजित कर देती है। ठीक है। अब तीसरा है पठार। पठार जो है यहाँ पे 2 प्रकार के धारवाड़ चट्टान वाली पठार है और विंध्यन चट्टान है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बिहार का भौगोलिक या जो भौतिक विभाजन है उसको हम लोग मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून देखा। अब आप देखिए, गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी। गंगा की सहायक नदी गंडक नदी है जो यहाँ रामनगर दून से होते हुए आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कोशी नदी भी इसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी की सहायक है, सोन नदी सहायक नदी है, महानंदा भी इसकी नहीं, महानंदा इसकी सहायक नदी में नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर महानंदा और कोशी नदी के मध्य का जो क्षेत्र है ये कोशी महानंदा दोआब है। गंडक और कोशी के मध्य का जो और गंगा के नदी के बीच का जो दोआब है इसे गंडक कोशी दोआब कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सोन नदी के साथ यहाँ पे गंगा सोन नदी दोआब है। गंडक और घाघरा नदी के मध्य में घाघरा गंडक दोआब है। यहाँ पे आपका मगध का मैदान है, मगध का मैदान जिधर आपका पटना वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपका अंक का मैदान है और इधर दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग पर्वतीय तराई क्षेत्र को देख लेते हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम ये वाला हिस्सा। ठीक, देखिए इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पहला है सोमेश्वर श्रेणी, दूसरा है रामनगर दून, तीसरा है दून घाटी। सोमेश्वर श्रेणी त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर या बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर श्रेणी। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो दून घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं दून घाटी, ये आपका सोमेश्वर श्रेणी है, इधर आपका रामनगर दून है, इसके मध्य में आपका रामनगर दून, यहाँ पे दून घाटी है। दून घाटी को क्या कहते हैं आप? दून घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। अब दूसरा जो विभाजन है आपका मैदान के रूप में, तो मैदान को देखें, मैदानी क्षेत्र बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग जो है वो मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के अवस्थित के आधार पर 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण, इसका ढाल जो है उत्तर, ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस प्रकार से। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका क्या है, कह सकते हैं ढलाव है या ढाल है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान को दोआब कहते हैं। ये सभी दोआब
क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कौन कौन से हैं? ये है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब और कोशी महानंदा दोआब। इसको आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखिएगा कोशी महानंदा दोआब, गंडक कोशी और घाघरा गंडक दोआब। ये उत्तरी जो गंगा का मैदान है ये 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो है छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को भी 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। एक है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये आपको गंगा सोन दोआब है, इधर आपका मगध का दोआब है और ये अंग का दोआब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, पठार की बात कर लेते हैं। पठार बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। दक्षिणी सीमा ये आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है। तो आपका बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में इस पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है। कौन कौन? धारवाड़ चट्टानें हैं और विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें आपके किन जिलों में पाई जाती हैं? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि जो जिले हैं, मुंगेर, जमुई, नवादा और गया आदि जिलों में पाई जाती हैं। वहीं विंध्यन चट्टानें जो हैं ये कैमूर और रोहतास, ठीक है, रोहतास की सीमा आप देखेंगे तो झारखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। क्या कहता है? चौर या मन कहा जाता है। वहीं गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या जो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र जिसे मन या चौर कहते हैं, मन या चौर गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे कोसी नदी है आपकी, तो कोसी नदी में हर साल बाढ़ आती है जिससे कि बिहार में काफी नुकसान होता है। आगे देखें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़े से चट्टानों के प्रकार देख लेते हैं और इनका निर्माण कब हुआ, कौन से क्षेत्र में, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। धारवाड़ प्रकार की चट्टानें, इनका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ये क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, मतलब धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें किन क्षेत्रों में हैं? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि जिलों में हैं। ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र हैं। विंध्यन प्रकार की चट्टानों की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन की भी हैं। कैमूर और रोहतास में इनका विस्तार है। इसकी विशेषता क्या है? दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है और सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है टर्सरी, ये प्लीस्टोसीन काल के चट्टानें हैं। प्लीस्टोसीन काल की टर्सरी जो चट्टानें हैं, ये देखिए आपको जो पश्चिमी चंपारण है, ऊपर आप उत्तर साइड में देखेंगे तो वहाँ पे मिलेंगी। सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्र स्थित क्षेत्र यहाँ पर जो है, इसकी विशेषता क्या है कि आपको सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि ये क्या है, हिमालय का ही एक विस्तार है, ठीक है, शिवालिक श्रेणियों का ही। क्वाटनरी, ये प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल की हैं, गंगा के मैदानी क्षेत्र में है, इस प्रकार चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी विशेषता क्या है कि बिहार का अधिकांश भाग जो है मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। बिहार की जलवायु की बात कर लेते हैं तो देखिए, किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु जो होती है वो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं कौन कौन से हैं, तो वो है अक्षांशीय स्थिति, मतलब उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव इत्यादि जो हैं ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के मैदान के भौगोलिक दिशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोल वेदताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए, जैसे यहाँ पे 3 लोगों की बात की, कोपेन, टुआर्था और थॉर्नबेट की। तो कोपेन ने जो है बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार बांटा है। उत्तरी बिहार को CWG कहा है और दक्षिणी बिहार को AW, ठीक है। तो ध्यान रखिए, CWG का मतलब उत्तरी बिहार, AW का मतलब दक्षिणी बिहार, ये कोपेन के अनुसार है। वही टुआर्था के अनुसार उत्तरी बिहार CAW है, उत्तरी बिहार जो है आपका CAW है और वही दक्षिणी बिहार AW है। तो कोपेन ने भी दक्षिणी बिहार को AW कहा है और टुआर्था ने भी AW ही कहा है। वहीं थॉर्नबेट की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र को इन्होंने CBW नाम दिया, CBW, और वहीं शेष बिहार को CAW नाम दिया है, ठीक।
बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 ऋतुएं होती हैं? पहला है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु कब होता है? जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है। जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी होने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया में है। गया 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होता है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। अब ये तो बात हो गई ग्रीष्म ऋतु की। दूसरा ऋतु है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जो है जून मध्य से लेकर अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर जिले में, मतलब किशनगंज जिले में सर्वाधिक 205 सेंटीमीटर होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, औरंगाबाद जिले में। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ जाता है। दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखे से प्रभावित होता है। अब तीसरी ऋतु शीत ऋतु है। देखिए इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर में जनवरी माह सर्वाधिक ठंडा होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? गया। सबसे गर्मी भी यहीं पे होती है गया में, सबसे अधिक ठंडी भी यहीं पे होती है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ऐसी वर्षा आपकी उत्तर प्रदेश में भी होती है। अत्यधिक ठंड जो है बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करें तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, ऐसे तो कुल 3 जोन में है, पर जो तीसरा जोन है आपका दक्षिणी बिहार का, उसको 2 उप जोन में बदल दिया गया है, बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जोन वन में आपके 13 जिले हैं। जोन 1 में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। आप यहाँ मैप में देखें जोन 1 को, ये जो 13 जिले हैं ये कह सकते हैं हल्के ब्लू से इसको दिखाया गया है। इसमें आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक, वहीं जोन 2 में कितने हैं? जोन 2 में 8 जिले हैं। जोन 2 में आपके 8 जिले हैं: सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा। फिर आपका जो दक्षिणी जोन है, तीसरा जोन, ये 2 भागों में बटा है। जोन ए में 6 हैं, जोन ए में आपके 6 हैं, और जोन बी में 11। इस प्रकार से कुल 17 हैं, जबकि जोन 1 में 13 हैं। तो यदि केवल तीनों जोनों को बात करें, सबसे अधिक जिले किस में हैं? आपके जोन 3 में। ठीक है, तो जोन 3 के ए में जो है कितने जिले हैं? 6 जिले। अब ये 6 जिले कौन कौन से? तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं 6 जिले: भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, लखीसराय और आपका शेखपुरा है। ठीक है, शेखपुरा है। वहीं जोन 3B में 11 जिले हैं। अब ये 11 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ये आपके जोन 3B में है। ठीक, देखिए विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। पहला जोन 1 कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जो आपका जोन 1 है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें यहाँ पे क्या है? गन्ना, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का आदि। जोन 2 उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जोन 2 आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें आपके कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ वर्षा ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मुख्य फसलें क्या है? जूट, धान, चाय, मक्का आदि। जोन 3 जो है आपका दक्षिणी क्षेत्र जो है आपका, जिसमें कुल क्या है? 11 + 6 कुल 17 जिले हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर, चना आदि है। तो सबसे अधिक वर्षा आप देखें कहाँ पे होती है? जोन 2 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। सबसे कम कहाँ होती है? जोन 3 में आपका दक्षिणी क्षेत्र।
ठीक। बिहार का अपवाह तंत्र देख लेते हैं। बिहार इसमें सबसे पहले बिहार की नदियों की बात करते हैं। बिहार अपवाह तंत्र के दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालयी नदियाँ, दूसरा है पठारी नदियाँ। देखिए, हिमालयी नदियों की विशेषता क्या है? ये सदा नीरा है या वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। इनमें जो कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि। वहीं आपके जो पठारी नदियाँ हैं, ये वर्षा आधारित नदियाँ, जब बरसात तभी इसमें पानी रहता है अधिकतर। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, मतलब हिमालयी नदियों के जस्ट अपोजिट। ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं, जबकि हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ डेल्टा, छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं, मतलब गोखुर झील नहीं बनाती हैं, मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, बाढ़ की कम संभावना होती है। इसमें आपके सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इत्यादि नदियाँ हैं। ठीक। यहाँ बिहार की नदियों को मैप में देख सकते हैं। तो देखिए, आपकी उत्तरी बिहार की नदियों में कौन कौन सी हैं? जो हिमालयी नदियाँ हैं आपकी, इसमें घाघरा है, गंगा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी, महानंदा, मोची इत्यादि हैं। वहीं दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं, जो कि आपकी पर्वतीय नदियां हैं, पठारी नदियां हैं, ये आपकी कौन कौन सी? इसमें आपकी कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, निरंजना है, मोहाना है, ये मिलकर फल्गु बनाती हैं। किऊल नदी है, ये सभी हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा अलग अलग नदियों के बारे में बात कर लें। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री अर्थात उत्तराखंड से। इसका संगम या मोहाना कहाँ पे जाकर के गिरती है? बंगाल खाड़ी में। 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई है। घाघरा तिब्बत से निकलती है और ये गंगा नदी से सारण जिले में मिलती है। बिहार के सारण जिले में मिलती है। 83 किलोमीटर इसका प्रवाह है बिहार में। गंडक नेपाल से निकलती है और बिहार के सोनपुर में आकर के गंगा से मिलती है। 260 किलोमीटर यह बिहार में प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर पहाड़ी जो कि बिहार में ही ऊपर साइड में है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बिहार के खगड़िया जिले में आकर के गंगा से मिलती है। 320 किलोमीटर की आपकी प्रवाह लंबाई है बिहार में। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल। कोसी नदी की सहायक है, कोसी में मिल जाती है, 394 किलोमीटर। कमला ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल के, कोसी में मिल जाती है। कोसी नदी ये आपका नेपाल के गोसाई स्थान से निकलती है और बिहार कटिहार जिले में गंगा नदी में आके मिल जाती है। 260 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और मालदा में आकर के गंगा से मिलती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है, चौसा के नज़दीक गंगा से मिलती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के। दानापुर के पास आकर के गंगा से मिलती है। पुनपुन ये झारखंड के पलामू से निकलती है और ये फतुहा में गंगा से मिलती है। फल्गु या निरंजना छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अजय जमुई से निकलती है, जमुई जिला भी है, जमुई से निकलती है, गंगा में ये पश्चिम बंगाल में मिलती है। किऊल ये झारखंड के हजारीबाग से निकलती है और लखीसराय के पास गंगा में मिल जाती है। शकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और किऊल नदी के साथ गंगा में जाकर के मिल जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके पहले भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। ठीक है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और अंततः यह बंगाल खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी के बारे में बात करें तो यह तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है और बिहार के सीमा में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं घाघरा के? मैदानी क्षेत्रों में से सरयू कहते हैं, गोगरा भी कहते हैं और नेपाल में करनाली नदी भी कहा जाता है घाघरा को। इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, शेती आदि हैं। गंडक नदी के बारे में बात करें, गंडक
गंडक नदी को नारायणी, मैदानी भाग में नारायणी नदी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे सप्तगंडकी, नेपाल में शालिग्रामी भी कहा जाता है। गंडक की मुख्य धारा धौलगिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है। गार्ज इस प्रकार से पी आकार का गार्ज बनाती है। और बिहार में पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में प्रवेश करती है। बिहार में भैंसा लोटन जो कि पश्चिमी चंपारण में, वहाँ पर प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है गंडक नदी। इसकी सहायक नदियों में काली गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी जो कि गंडक की सहायक नदी है, सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? इसको ऊपरी भाग में शिकरहना नदी भी कहते हैं बूढ़ी गंडक को। इसकी सहायक नदियों में मशान, बालोर, तियूर, धनौती आदि हैं। बागमती नदी के बारे में बात करें, यहाँ नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। या बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। बागमती नदी। इसकी सहायक नदियों में लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा और विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित हैं। कोसी नदी की बात करें, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कोसी नदी, इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है कि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है, कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन में बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में अरुण, तोमर, लिखू, दूध कोशी, तामा कोशी, इंद्रावती, शून कोशी आदि हैं। महानंदा नदी की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा नदी से मिलती है। महानंदा नदी यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियों में पैनोर, नागर, बालासर, मेची आदि है। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह बिहार के रोहतास और झारखंड के गढ़वा जिले के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। जो आपकी सोन नदी है, यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार और उत्तरी कायल है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो कि रोहतास में है, रोहतास में इंद्रपुरी बैराज, मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध स्थित हैं। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी के बारे में बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। पुनपुन। फल्गु नदी, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीराजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया फल्गु नदी पर। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पटना के किनारे, पटना जो है गंगा नदी किनारे है, मोकामा गंगा नदी किनारे, मुंगेर गंगा के किनारे, भागलपुर गंगा किनारे, बक्सर गंगा के किनारे है, छपरा घाघरा नदी किनारे, हाजीपुर गंडक के किनारे, सोनपुर गंडक किनारे,
मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती नदी के किनारे है, गया जो है फल्गु नदी किनारे, और फतुहा जो है वो पुनपुन नदी और गंगा नदी के तट पर स्थित है फतुहा। ठीक, अब बात करते हैं बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। अब ये 3 कौन सी? इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में जो 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो हैं सोन नदी पर, गंडक नदी और कोसी नदी पर। सबसे पहले सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में रोहतास के डेहरी में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ध्यान रखिएगा 1874 में डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारों से निकाली गई थी, एक पूर्वी किनारे से एक पश्चिमी किनारे से। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। वहीं पश्चिमी सोन नहर से, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट का है, दूसरा है बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट का स्थापित किया गया है। दूसरी है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य जो है 1960 में प्रारंभ हुआ, मतलब आज़ादी के बाद। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। ठीक है, पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। तीसरा, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो गंडक है ये भी संयुक्त परियोजना है भारत नेपाल की, और कोसी भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई थी। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की बात करें तो इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। वहीं पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि जिलों में सिंचाई होती है। जलप्रपात के बारे में बात करें तो जब नदी के ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ के नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं कौन कौन से हैं? ककलोत जलप्रपात नवादा में है, नवादा जिले में। ककलोत जलप्रपात नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है रोहतास के सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात ये भी रोहतास के सासाराम में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में और तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अधिकतर आपके जो कह सकते हैं कि जो 3 जलप्रपात हैं वो आपके रोहतास में। कौन कौन से? दुर्गावती है और आपका धुआं कुंड है और मझार कुंड है। धुआं कुंड, मझर कुंड जो है सासाराम में ही रोहतास के। ठीक, सबसे ऊंचा कौन सा है? दुर्गावती है। बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो कांवर झील ये आपका कहाँ पे? बेगूसराय में। बेगूसराय इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील ये नालंदा के राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी या पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है। सरैया मन पश्चिमी चंपारण के बेतिया में है। पिपरामन ये भी पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में है। ठीक है, तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 2 झील हैं, मोती झील और पिपरामन।
बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में बात करें तो त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी पर है। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तिरहुत गंडक नदी की गंडक पे है, और दोन, देखिए त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीन के तीनों नहरें जो है गंडक नदी पर है, और इनसे लाभान्वित क्षेत्र में यही है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। वहीं पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी ये कोसी की नहरें हैं। पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया जो लाभान्वित होते हैं, वहीं पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल जो है लाभान्वित होते हैं। राजपुर ये भी कोसी नदी पर ही है, कोसी नदी पर स्थित बांध है। इससे लाभान्वित जो जिले हैं सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय है। पूर्वी सोन ये सोन नदी पर स्थित बांध है। इससे प्रभावित जो या लाभान्वित जिले हैं औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया, अरवल है। वहीं पश्चिमी सोन की बात करें, ये भी सोन की ही सहायक मतलब नहर है। रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। बिहार में स्थित प्रमुख जलकुंडों के बारे में बात करते हैं। गर्म जलकुंड, ठीक है, देखिए राजगीर में जो आपके गर्म जलकुंड है कौन कौन से? एक है ब्रह्मकुंड, ये बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है ब्रह्मकुंड। कहाँ पे है? राजगीर में। सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। मुंगेर में आपके कौन कौन से हैं? लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड। ठीक है, तो देखिए लक्ष्मण कुंड और आपके सीता कुंड ये दोनों ही मुंगेर में है। ठीक, गया में कौन सा है? अग्निकुंड है, तो ध्यान रखिएगा अग्निकुंड कहाँ पे? गया में। गया में एक ही है। बिहार की मिट्टी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिकाएं होती हैं। ये कारक होते हैं उसको प्रभावित करने में या निर्माण में। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। और मृदा विज्ञान के अध्ययन क्या कहते हैं? मृदा के अध्ययन क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। बिहार एक मैदानी राज्य जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है। देखिए उत्तर बिहार की मिट्टी में कौन कौन से? पर्वत पादीय मिट्टी ऊपर साइड में जहाँ पे सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं। तराई मिट्टी, पुरानी जड़ोल जो मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं, जो नवीन जड़ोल होती है उसे खादर कहते हैं। तो बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। वहीं दक्षिणी बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी है, कगारी मिट्टी है। यहाँ पे पुरानी जड़ोल मिट्टी को करैल या केवाल मिट्टी कहते हैं, और लाल पीली मिट्टी भी मिलती है दक्षिणी बिहार की मिट्टी में, या बलथर मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पहले उत्तर बिहार की मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। दूसरा है तराई मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे एवं पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी। पुरानी मिट्टी या बांगर मिट्टी के बारे में बात करें, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान रखिएगा, जो आपकी बांगर मिट्टी होती है, पुरानी जड़ों मिट्टी होती है, इसमें चूना और पोटास की अधिकता तो होती है परंतु फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। नवीन जड़ोड़ या खादर मिट्टी की बात करें, ये जो मिट्टी होती है नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटियों में है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। जो आपकी खादर मिट्टी होती है गहरा भूरा रंग का होता है। इसमें बालू एवं चीका, क्ले की प्रधानता होती है। इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी जो है आपकी जो खादर बांगर मिट्टी होती है उसमें भी कमी होती है नाइट्रोजन की, और इसमें भी होती है। मतलब जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक,
यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की अच्छी पैदावार होती है। दक्षिण बिहार की मिट्टी में, दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा गया है। यह 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला टाल मिट्टी। टाल मिट्टी जो है निम्न भूमि का क्षेत्र होता है। जो टाल होता है, यह निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा ऋतु में जल प्लवित रहता है, मतलब यहाँ पानी भरा रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं। क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो टाल मिट्टी वाली है। कगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कमजोर होती है कगारी मिट्टी की, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मक्का है, सरसों है, मिर्च है आदि। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करैल केवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है, ठीक है, इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो अधिक होती है, परंतु कगारी की बहुत कम होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है या करेल केवाल मिट्टी है, इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा होता है, भूरा, पीला या हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि है। चौथा है लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है, आपकी लाल पीली मिट्टी में, बलथर मिट्टी में, ठीक है। लौह तत्व की प्रधानता कारण यह लाल रंग का होती है, तो इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को देखें तो लाल बलुई मिट्टी जो है कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अब वन एवं वन्य जीव के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि नगर वन है। पश्चिमी चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। हाथी घास मतलब बहुत लंबी लंबी घासें होती हैं। शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर के पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब दक्षिण साइड में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलाश, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए, जो आर्द्र पर्णपाती वन है आप मैप में देखेंगे तो उत्तरी बिहार में पाए जाएंगे और जो शुष्क पर्णपाती वन है दक्षिणी बिहार में पाए जाएंगे। बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण में है ये। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। अब अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य ये मुंगेर में है। 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है, 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चौथा है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है और रामसर सूची में शामिल बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि क्षेत्र है। कैमूर वन्यजीव बिहार अभ्यारण्य रोहतास में है, 1784 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में है। नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है, 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह सबसे छोटा अभ्यारण्य। सबसे बड़ा कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास में। सबसे छोटा कौन सा है? नागी बांध पक्षी विहार जमुई में है। नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी जमुई में है। नागी बांध पक्षी विहार और नकटी डैम वन्यजीव विहार दोनों ही जमुई में है
और इसका क्षेत्रफल कितना 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये राजगीर के नालंदा में है, 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित इसके अंदर स्थित है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य में। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य ये दरभंगा में है, 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। अगला है आपका विक्रमशिला डॉल्फिन, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, भागलपुर में, 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में यह प्रसिद्ध है। अगला है बरेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कहाँ पे, वैशाली में है। देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार की स्थिति को देखें तो भारत में बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण की बात करें तो वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ठीक, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वनावरण में वृक्षावरण की बात कर लेते हैं। बिहार में वनावरण कितना है, वनावरण 7,381 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज के रूप में 7.84%, वृद्धि कितनी हुई 75 वर्ग किलोमीटर की। वृक्षावरण कितना है 2,341 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 2.48%, 338 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिलाकर कितना क्षेत्रफल है 9,722 वर्ग किलोमीटर, और टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 10.32% और 413 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार देखें, सबसे अधिक वनावरण वाले जो जिले हैं क्षेत्रफल में, परसेंटेज में नहीं, वो कौन से हैं। कैमूर सबसे अधिक है, पश्चिमी चंपारण दूसरे नंबर पे है, रोहतास तीसरे पे है। सबसे कम कहाँ पे है, शेखपुरा में, दूसरे पे अरवल है, सबसे कम दूसरा जो है वो अरवल है, फिर तीसरे पे जहानाबाद है। जिलों में वनावरण परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे है, कैमूर में, क्षेत्रफल के अनुसार भी कैमूर में ही था। जमुई दूसरे पे है, नवादा तीसरे पे है। वहीं सबसे कम में देखें शेखपुरा, क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे कम शेखपुरा में है, परसेंटेज के अनुसार भी शेखपुरा ही सबसे कम है। बक्सर दूसरे पे है, सीवान तीसरे पे है। 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिले कौन से हैं, तो वनावरण सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल के अनुसार देखें, सबसे अधिक वृद्धि आपकी बांका में हुई है, फिर जमुई, फिर गया। सबसे कमी कहाँ पे हुई, नुकसान कैमूर सबसे अधिक हुई है, उसके बाद दूसरे पे सुपौल है, और उसके बाद तीसरे पे रोहतास है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वनावरण वृद्धि किस जिले में हुई, बांका में। जो टॉप के 3 जिले हैं जहाँ पे वृद्धि हुई, तो बांका, जमुई, गया, और सबसे अधिक नुकसान कहाँ पे हुआ है, कैमूर में। तो लोएस्ट मतलब वो शेष 3 जहाँ पे सबसे अधिक नुकसान हुआ है, तो कैमूर, सुपौल और रोहतास है। देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। देखिए बिहार में वृक्षावरण की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2,341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ऊपर हम लोगों ने देखा। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। अति सघन वन जो है यहाँ पर कितना है, अति सघन वन जहाँ पे 70% से अधिक शिखर सघनता है, ये 4.5% है इनका क्षेत्रफल। मध्यम सघन वन वाले सबसे अधिक दूसरे पे मध्यम सघन वन है, जहाँ पे शिखर सघनता जो है आपका 40 से 70% है। इनकी हिस्सेदारी जो है वो 44.5% है। खुले वन 10 से 40% शिखर सघनता वाले 51%। इनके तहत जो क्षेत्रफल है या हिस्सा है वो है कितना, 51%। मतलब कुल वनों का 51% वन ऐसे हैं जो आपके खुले वन के तहत आते हैं। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन से हैं, तो बहुत घने वन वाले कहाँ पे हैं, पश्चिम चंपारण में। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण में, खुले वन कैमूर में।
2019 एवं 2021 वनावरण की तुलना यदि करें तो देखिए, बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था, 2021 में भी 333 वर्ग किलोमीटर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। मध्यम रूप से घने वन में देखें तो क्षेत्रफल में 2019 में जो क्षेत्रफल था वो 3250 वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2021 में ये बढ़ करके 3286 वर्ग किलोमीटर हो गया। खुले वन आपका 2019 में कितना था, 3693 वर्ग किलोमीटर, और यही आपका बढ़ करके 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो कुल कितना है, कुल क्षेत्रफल 2019 में कितना था, 7306, और 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर। ठीक, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली विच्छादित भूमि को ही वनाच्छादन माना जाता है, उससे कम वाले को नहीं माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो कि पटना में 153 एकड़ में फैला है, यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, संजय गांधी जैविक उद्यान। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया, जमुई के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी, 31। बिहार में आपदा प्रबंधन की बात कर लेते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़ की बात करें तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित जिलों के तहत आते हैं। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जो 15 जिले हैं कौन कौन से हैं, पूर्वी चंपारण, ये उत्तरी बिहार में है, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। और 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले कौन से हैं, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा। बाढ़ आने के कारण क्या है यहाँ पे, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा का होना और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना और तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार इत्यादि कारण है इसके लिए। सूखा की बात करें तो मानसून की अनिश्चितता, जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र जो है वो सूखे से प्रभावित है। सूखे से प्रभावित जो जिले हैं आपको वो दक्षिणी बिहार में मिलेंगे। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर आदि हैं। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे कि टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। भूकंप की बात करें तो बिहार की भौगोलिक अवस्थित हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन नंबर 5, 4 और 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 जो कि अधिक प्रबलता वाला जोन क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले हैं, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। वहीं जोन 4 में मध्यम प्रबलता वाले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सीवान, शिवहर हैं। जोन 3 निम्न प्रबलता वाले गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर है। चक्रवात की बात करें तो बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं की से जान माल की क्षति होती है। संदई फ्रेमवर्क और बिहार की बात करें, जापान के संदई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को संदई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने संदई फ्रेमवर्क संबंधित कार्य योजना को लागू किया है, तो ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के भूगोल को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।